सास संगत जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आज आपके लिए एक और नई साखी लेके आई है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये साखी बहुत अच्छी लगे और इस साखी से जो हमें सीख मिले वो हम अपने जीवन में ला पाएँ। तो संतो जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। आज की साखी का विषय है बच्चे की कसम। तो चलिए संतो जी, साखी सुनते हैं। ढाबा मेन रोड पर ही था, मगर सड़क और ढाबे के बीच करीब 20 फीट की दूरी थी। सा पेड़ था आम का, जो काफी पुराना और जर्जर था, लेकिन ढाबे वाले ने पोस्टर चिपकाकर पेड़ के तने की बदसूरती को छिपा दिया था। हरिकेश ने जायजा लिया कि यह ढाबा थोड़ा सस्ता है, तो यहीं पर कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि धूप काफ़ी तेज थी। सो उसने सोचा कुछ खा पी कर सुस्ता लिया जाए और फिर खरीदारी की जाए। उसने अपनी मोटरसाइकिल उसी पेड़ के नीचे धूप की तुलसी बचाकर पार्क में खड़ी कर दी। पास लगे नल से उसने हाथ मुंह धोया। पेड़ की छाया में ही पड़ी कुछ पुरानी बेंच और कुर्सियों में उसने पनाह ली। तो संतो जी, घर पहुंचने की जल्दी में उसने सुबह का नाश्ता ठीक से नहीं किया था। उसने मेज से चलते चलते नाश्ते का प्लेट ले लिया कि रास्ते में कहीं खा लेगा, मगर रास्ते में उसे याद ही नहीं पड़ा। मोटरसाइकिल रोकी तो उसने देखा कि नाश्ते वाला पैकेट वैसे ही बंद पड़ा है। उसके होठों पर मुस्कुराहट खेल गई। वह बुदबुदाया, घर पहुंचने की जल्दी में मुझे भूख प्यास का कुछ होश ही नहीं रहा। गजब की बात है। उसने सोचा ये बचा हुआ नाश्ता भी कर लेता हूँ और इसी के साथ कुछ खाने पीने का ऑर्डर ले लेता हूँ। नाश्ते के पैकेट का भी सदुपयोग हो जाएगा और फुल प्लेट खाने के पैसे भी नहीं लगेंगे। हाफ प्लेट के ऑर्डर से ही काम चल जाएगा। दीवार पर खाने पीने का रेट कार्ड उसने देखा। उसने पाया कि ढाबा तो ये सड़क किनारे वाला है, मगर रेट इसके रेस्टोरेंट वाले हैं। बाबूजी, कुछ खिला दीजिए, कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। पीछे से एक आवाज़ आई। उसने घूमकर देखा तो एक अधेड़ उम्र का मैला कुचेला इंसान बड़ी दीनहीन हालत में था। उसके एक हाथ नहीं था और पीठ पर बड़ा सा कुबड़ था। वह कुछ सोच में पड़ गया। तब तक ढाबे के मालिक ने उसके पास आकर कहा, क्या खाएंगे बाबूजी, बताइए। उसने दीवार पर लिखे रेट कार्ड का जायजा लिया, फिर कुछ सोचकर बोला, एक थाली ले आइए। ढाबे वाले ने भिखारी की तरफ देखा। उसे गंदी सी कोई गाली दी, जिससे वह भिखारी सहम गया और पेड़ के नीचे छाया में छिपकर बैठ गया। ढाबे वाला चला गया, मगर वह भिखारी पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में गर्मा गर्म थाल में स्वादिष्ट भोजन हरिकेश के सामने था। उसने थाल के साथ नाश्ते का पैकेट भी खोल लिया। अचानक उसके सामने देखा तो पेड़ के पीछे से दो जोड़ी सहमी आंखें कतार एवं उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। उसने सोचा और खाने को देखकर अंदाज़ा लगाया कि उसका पेट तो थाली से भी भर जाएगा, तो नाश्ते का पैकेट जो मेरा सुबह का बचा हुआ है, क्यों ना मैं इस आदमी को दे दूं। तो हरिकेश ने पीछे से देखे उस भिखारी को इशारे से बुलाया। वह आदमी दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। हरिकेश ने उसे नाश्ते का पैकेट दे दिया। तब तक ढाबे वाले ने पीछे से भिखारी को गंदी सी गाली दी। हरिकेश ने पलटकर देखा तो ढाबे वाले ने काउंटर पर बैठे बैठे ही कहा, इन सबको यहाँ मुंह न लगाए साहब, कोई बात बिगड़ गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। खामखा मेरे ढाबे पर तमाशा खड़ा हो जाएगा, बाद में आप मुझे कुछ मत कहना। हरिकेश को ढाबे वाले की बात कुछ अजीब लगी। उसके दिमागी ख्याल आ गए। उसने इशारे में भिखारी को वहाँ से जाने को कहा। भिखारी तुरंत नाश्ते वाला पैकेट लेकर वहाँ से चला गया। खाने की खुशबू और भूख की तीव्रता से हरिकेश ने
अपने मन के सवालों को झटका और खाने पर टूट पड़ा। खाने के बाद उसने भुगतान किया। उसने टाइम और मौसम का जायजा लिया। धूप अभी बहुत तेज थी और उसे थकान भी लग रही थी। उसने सुस्ताने की सोची और वहीं ढाबे की चारपाई पर आराम करने लगा। शोर से उसकी निद्रा टूटी तो उसने देखा कि 8-10 लोग उस मैले कुचेले कपड़ों वाले व्यक्ति को पकड़े हुए थे और चीख चीख कर चिल्ला रहे थे। वह चौंक कर उठ गया और ध्यान से देखा कि जमीन पर जो व्यक्ति छटपटा रहा है वह तो वही भिखारी है जिसे उसने अपना खाना दिया था। भीड़ बढ़ती जा रही थी और तनाव चिल्लाता चीखता बढ़ता जा रहा था। ढाबे वाला हरिकेश के पास आकर बोला, साहब क्या क्या दे दिया आपने उसे खाने में? खाना शायद खराब हो गया था। ये लोग तो कह रहे हैं कि जहर था शायद खाने में। कहीं मर गया तो थाना पुलिस हो जाएगा, मैं भी फंस जाऊंगा साहब। मैंने तो आपको मना भी किया था कि इन सब लोगों से दूर रहिए, पर आप नहीं माने। बहुत बुरी तरह से फंस गए आप। किसी तरह से सेटल कीजिए साहब, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हरिकेश हैरान, परेशान और चिंतित हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या हो गया। उसके दिमाग में अब घर परिवार, अबोध बच्चा, पति पत्नी, अम्मा बाबूजी, छोटी भाई बहन, जेल, पुलिस, कोर्ट जैसे कई विचार आ गए। उसने ढाबे वाले से कतार स्वर में कहा, हाँ भाई, तुम्हारी बात न मानकर मैंने गलती की, पर अब मैं तो फंस गया हूँ। किसी तरह मुझे बचाइए, मैं फैमिली वाला आदमी हूँ। इन सब में पड़ गया तो मेरा परिवार तबाह हो जाएगा। किसी तरह मुझे बचाओ साहब। ढाबे वाला बोलता है, देखता हूँ साहब क्या हो सकता है। मुझसे कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई उस आदमी के साथ तो आपकी वजह से कहीं मैं भी फंस न जाऊँ। आप अंदर जाइए और बैठिए। मुझे तो डर है कहीं इन भिखारियों का झुंड आप पर हमला न कर दे। पहले से डरा हुआ हरिकेश यह सुनकर और भी डर गया। वह काउंटर के पीछे जाकर फ्रिज और अन्य सामग्री के बीच छिपकर इस प्रकार बैठ गया कि भिखारियों का झुंड उसे देख न सके। उससे बात करके ढाबे वाला भिखारियों के पास चला गया। उसके पीछे हरिकेश अपने साथ वाले होने वाली अनष्टी एवं अनहोनी को सोचकर डरता रहा। काफी देर तक चीखने चिल्लाने रोने धोने की आवाजें आती रही। हरिकेश इस सब बातों से डर कर बैठा रहा। ढाबे वाला जब लौटा तो उसने परेशान स्वर में कहा, साहब ये लोग किसी भी तरह मान नहीं रहे हैं। मैंने हर जतन करके देख लिया, दवा कराने को भी कहा पर नहीं माने। इन लोगों को भी यूनियन होती है, कुछ लोग उन्हें बुलाने गए हैं। थोड़ी देर में और भी इनके लोग आ गए तो थाना पुलिस हो जाएगा साहब, मगर उससे पहले मारपीट भी हो सकती है। मैंने इस सब बचने की बात की तो वो 20,000 रुपये मांग रहे हैं। अब आप ही बताइए साहब क्या किया जाए। आपसे तो सिर्फ इतने पैसे ही मांगे हैं, मेरा तो न जाने क्या हो जाएगा। अभी ढाबा बंद करने की धमकी भी दे रहे हैं साहब। मेरा तो जो होगा सो होगा, पर आपको पहले बचाऊंगा। आप किसी तरह से ये मामला 10-15 हज़ार के बीच सेटल करके यहाँ से बच के निकल जाओ। तो संतोष जी, हरिकेश को कुछ सूझ नहीं हो रहा था कि वो क्या करे। उसने घर परिवार के बारे में सोचा, फिर अचानक अपनी सोच को झटकते हुए उसने निर्णय किया। उसने अपनी सभी जेबों को जमा तलाशी लेने के बाद सारे पैसे गिने। 8,870 रुपये निकले। उसने ढाबे वाले को सारे पैसे देते हुए कहा, अब एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, चाहे मेरे बच्चों की कसम ले लो, मुझसे यह सब और नहीं होगा, कुछ भी हो। ढाबे वाले ने उससे सारे पैसे ले लिए और धीरे से बोला, साहब वैसे तो ये पैसे पूरे नहीं हैं, लेकिन अब जब आप अपने बच्चे की कसम खा रहे हैं तो फिर जाइए। अब जो भी कुछ होगा मैं मैनेज कर लूँगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। तो संतोष जी, हरिकेश अपनी मोटरसाइकिल की चाबी मुझे दीजिए और ढाबे के पीछे खड़े हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ की सड़क से निकल जाएं। इधर बहुत बवाल है।
हरिकेश ने ढाबे वाले को अपनी चाबी दी, ढाबे के पीछे चला गया और थोड़ी देर बाद ढाबे वाला मोटरसाइकिल ढाबे के पीछे ले आया। हरिकेश ने बिना कुछ कहे मोटरसाइकिल स्टार्ट की और 5-6 कदम चलने के बाद मोटरसाइकिल रोककर घूमकर ढाबे वाले को निर्विकार भाव से देखते हुए कहा, मैंने उस भिखारी को जो भी खाना खाने को दिया था उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं थी, मुझे मेरे बच्चे की कसम है, मगर फिर भी फंस गया मैं। ये कहकर वह ढाबे वाले की बात का जवाब लिए बिना मोटरसाइकिल लेकर तेजी से आगे बढ़ गया। ढाबे वाला हरिकेश को जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया। ढाबे वाला धीरे से बुदबुदाया कि मैं तो जानता हूँ साहब कि आपके भिखारी को जो खाना दिया था उसमें कुछ गड़बड़ नहीं था। आज आपका दिया हुआ खाना नहीं बल्कि आपका नसीब गड़बड़ था जो आप फंस गए, बच्चे की कसम। ये कहते हुए ढाबे वाला कुटिलता से हंस पड़ा। तो संतों जी, इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी हम उन इंसानों पर भी भरोसा करना भूल जाते हैं जिन इंसानों को हम भीख देते हैं। कभी कभी वो इंसान भी हमें धोखा दे देते हैं। संतों जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में हमें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। कहीं हम अपनी ही दयालुता के कारण कभी किसी कारण फंस न जाएं। सब चीज़ देख कर समझ कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये साखी आपको कैसी लगी संतों जी, ज़रूर बताएं और आगे दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यवाद जी।